इसलिए बड़ी बड़ी बातें न कर करके मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि यह जो आयोजन है यह प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से आयोजन, जिस तरह से किसानों के संघ बनते हैं, मजदूरों के संघ बनते हैं, युवाओं के बनते हैं, लड़कियों के बनते हैं, महिलाओं के बनते हैं, उसी तरह से लेखकों के भी संघ बनते हैं। इस देश में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और उसके पहले अध्यक्ष थे प्रेमचंद। उन्होंने उस समय एक भाषण दिया था, लखनऊ में यह आयोजन हुआ था और प्रेमचंद का वह भाषण जो बहुत पहले दिया गया है, लगभग 90 वर्ष पहले, वह हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है। उसका शीर्षक था मोटे तौर से साहित्य का उद्देश्य। आपको ऐसा लग सकता है थोड़ी देर के लिए कि प्रेमचंद को हम क्यों पढ़ें, प्रेमचंद को हम क्यों सुने। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कि प्रेमचंद का कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। एक कहानी भी तो जरूर पढ़ी होगी, या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा माना ही नहीं जा सकता है कि उन्होंने प्रेमचंद का नाम नहीं सुना होगा। नाम तो जरूर सुना होगा। तो फिर ये प्रेमचंद प्रेमचंद लगातार क्या होता है? ठीक है, हिंदी के लेखक थे, बहुत बड़े लेखक थे, आज भी हम उन्हें याद करते हैं और कल जितना याद करते थे उससे ज्यादा आज याद करते हैं और फिर कल भी याद करेंगे। तो हमें यह लगता है कि पहले तो हम और आप यह जान लें कि प्रेमचंद आपके जीवन के लिए भी, जीवन की मैं बात कर रहा हूं, और हमारे जीवन के लिए भी बहुत अधिक एसेंशियल है, अनिवार्य है। अगर मैं यह कहूं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जितना जीवन जीने के लिए भोजन अनिवार्य है, उतना ही जीवन ठीक ढंग से जीवने के लिए, सही ढंग से जीवन के लिए प्रेमचंद अनिवार्य है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो बड़ा लेखक होता है वो हमें जीने का रास्ता दिखाता है, वो हमें सच समझाता है, वो हमें ये बतलाता है कि तुम्हारा शत्रु ये है, तुम्हारा मित्र ये है, तुम्हारा अपना ये है, तुम्हारा पराया ये है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रेमचंद हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हमारे माँ पिता, जितने भी भाई बहन, उससे कम हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, क्योंकि वो हमें भी बतला रहे हैं, माँ पिता को भी बतला रहे हैं, सबको भी बतला रहे हैं, कहानियां लिखकर बतला रहे हैं, उपन्यास लिख करके बतला रहे हैं, लेख लिख करके बतला रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय लिख करके बतला रहे हैं, दोस्तों के पास चिट्ठियां लिख करके बतला रहे हैं। दरअसल लगभग 35-36 वर्ष तक प्रेमचंद ने काफी लिखा, काफी लिखा। उनका यह कहना था कि मैं कलम का मजदूर हूं और जिस दिन मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं उस दिन मुझे खाना खाने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर ये कहूं कि जिस दिन हम प्रेमचंद के 2-4 वाक्य नहीं पढ़ ले, या जो पहले से पढ़ा हुआ है वह दिमाग में आता जाता नहीं रहे, तो फिर वो हमारा दिन ही बेकार हो जाएगा। आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है, क्योंकि आप सभी छात्र हैं, छात्राएं हैं, पढ़ रहे हैं, डिग्रियां लेंगे, अप्लाई करेंगे, नौकरियां लेंगे, अपना जीवन जिएंगे। प्रेमचंद हमें जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। प्रेमचंद ये बतलाते हैं, समझाते हैं अपनी रचनाओं के द्वारा। वो हमारा मनोरंजन नहीं करते। वो आप ऐसा समझिए कि जैसे हम अंधेरे में चल रहे हैं और कोई बहुत तेज रोशनी चमकती है रास्ता दिखलाती हुई, उसी तरह से प्रेमचंद एक तेज रोशनी की तरह, अंग्रेजी में हम कहें तो एक पावर हाउस की तरह है। मतलब हमारे और आपके जीवन में जितना भी अंधेरा हो, जितना भी दुख हो, वहां प्रेमचंद आ जाएंगे, एक टॉर्च जलाएंगे और रोशनी दिखलाएंगे रास्ता। यह हमें पता कैसे चलेगा?
ये हमें प्रेमचंद को पढ़ करके पता चलेगा। प्रेमचंद को बार बार पढ़ने की जरूरत है। ये ठीक है कि हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद ने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, लेकिन ये मनोरंजन करने के लिए नहीं, ये इंटरटेनमेंट की ये चीज नहीं, वो हमारे जीवन को गाइड करते हैं, वो बतलाते हैं। क्योंकि अब गाइड करने वाले भी अब लोग बहुत कम रह गए। एक लेखक ही गाइड करता है निस्वार्थ भाव से। प्रेमचंद अमीरों के कथाकार नहीं है, पूंजीपतियों के कथाकार नहीं है, सामंतों के, जमींदारों के कथाकार नहीं है, कुबेरों के और धनपतियों के कथाकार नहीं है, नेताओं के कथाकार नहीं है, वो साधारण लोगों के कथाकार। और यहाँ हम सब जितने लोग बैठे हुए हैं वे सभी साधारण लोग ही हैं। इसमें कोई करोड़पति नहीं होगा, लखपति भी बहुत मुश्किल से होंगे। तो प्रेमचंद इस तरह से हमारे जीवन में एक रोशनी की तरह है। वो ये दिखलाते हैं कि जीवन का जो सच है या जो समय है, उस समय की हमें पहचान करनी चाहिए। ये 2025 को हम कैसे पहचानेंगे? आज तो 2 अगस्त 2025 है। कैलेंडर देख करके हम नहीं पहचान सकते। कैलेंडर में प्रतिदिन तारीखें बदलती रहती हैं। हमारे जीवन को निर्धारित कौन कर रहा है? महंगाई है तो महंगाई क्यों? अगर लगातार देखते 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 एक आदमी धनपति, करोड़पति, अरबपति बन गया तो कैसे बन गया? और दूसरा आदमी अगर तंगहाल में जी रहा है तो क्यों जी रहा है? किसान हो तब, मजदूर हो तब, निम्न वर्ग के लोग हो तब, छात्र हो तब, उन्हें पढ़ाने वाले साधारण अध्यापक हो तब। प्रेमचंद उन सभी लोगों के अपने कथाकार हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। कहीं से भी उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उनकी एक कहानी है, सवा सेर गेहूं। सवा सेर गेहूं लेता है कोई खाने पीने के लिए, 3 पुश्त उसमें चला जाता है। कितने मन उनको देने पड़ते हैं, सूद, लोन, कर्ज। हम सभी कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर हम सब जितने लोग बैठे हुए हैं उस सभी व्यक्ति पर 4,35,000 का कर्ज है, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमने तो कहीं से कोई कर्ज लिया ही नहीं, तो हम पर 4,35,000 का कर्ज कैसे होगा? लेकिन इस देश पर, भारतवर्ष पर, जो कुछ समय पहले तक 1,85 करोड़ कर्ज जो है, उसको अगर बांट दें 1,45 करोड़ लोगों में, और जो बच्चा आज जन्म ले रहा है, प्रत्येक दिन भारतवर्ष में 36-37,000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही उस पर 4,35,000-37,000 का कर्ज हो गया। ये कहां से आया? हमने तो कोई कर्ज लिया नहीं, लेकिन है, अगर हम बात दें तो उस तरह से। तो प्रेमचंद के यहाँ यह कर्ज की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए कि बैंक आपके दरवाजे पर आकर के खड़ा है, गाड़ी ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, महीने में किस्त भरते रहिए। प्रेमचंद इस सबको बतलाते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उस समय इस देश में कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ, प्रेमचंद के जन्म के 5 वर्ष बाद। प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। 8 अक्टूबर 1936 तक या तो देश में कांग्रेस पार्टी थी या कांग्रेस पार्टी थी जो प्रतिबंधित थी। सोशलिस्ट पार्टी उस समय जन्मी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर से निकल रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 वगैरह में। तो मुश्किल से 2-3 जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये प्रेमचंद के जीवन काल में थी। और अभी इस समय लोकसभा में 41 पॉलिटिकल पार्टी के 543 सांसद मौजूद हैं। 41 पॉलिटिकल पार्टीज।
जब एक पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, तो प्रेमचंद कांग्रेस की आलोचना भी करते थे। उनका एक उपन्यास है गबन, और उसमें देवी दी सवाल करता है कांग्रेसी नेताओं से कि जब एक दिन तुम भी पद पाओगे तो इसी तरह रहोगे ऐश करते हुए। आज आप देख लीजिए, जितने नेता हैं, वो चाहे विधानसभा में हो, संसद में हो, सभी वो वाले, और जनता तो आज भी वही है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए 2 जून जो है सो वो नहीं है। दुनिया के देशों में जो छोटे छोटे बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, उसमें भारतवर्ष 105वें स्थान पर है या 107वें स्थान पर है। अनेक अफ्रीकी देशों के बच्चे भी कुपोषण से इतना ग्रस्त नहीं है। तो 15 अगस्त 1947 को तो हम आजाद हो गए थे, तो 53 वर्ष उधर और 25 वर्ष इधर, इतने सारे दिन तो गुजर गए। फिर नौकरी क्यों नहीं है? हम तो सिटीजन है ना, हम नागरिक हैं भारतवर्ष के। हम किसी भी अर्थ में राष्ट्रपति से कम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति भी एक मनुष्य है और हम भी एक मनुष्य हैं। राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन है और हम लास्ट सिटीजन है, नागरिक है, दोनों नागरिक हैं। तो 2 समानताएं हैं ना भाई, 2 समानताएं तो है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच और हमारे बीच या सड़क पर बैठे भिखमंगे के बीच, क्योंकि दोनों तो मनुष्य हैं। तो मनुष्य को मनुष्य होने किसने नहीं दिया है? वे कौन सी ताकतें हैं जो मनुष्य को दबाए हुए हैं? प्रेमचंद इसी का राज खोजते हैं और उन्होंने अपने समय में दिखाया कि वे जमींदार हैं, वे कारकुन हैं, वो सूदखोर हैं, वो ब्राह्मण हैं, मतलब वर्ण व्यवस्था वाले, वो पंडे हैं, वो पुरोहित हैं। प्रेमचंद ने सबकी आलोचना की और खोल करके दिखला दिया कि यही सब है। आज आप साधुओं को देखिए, सन्यासियों को देखिए। ये तो प्रेमचंद 1903 ईस्वी में बनारस से एक पत्रिका निकलती थी, उसमें उन्होंने धारावाहिक रूप से एक उपन्यास लिखा था, असरारे महाविद उर्फ देवस्थान रहस्य। और ये जो देवस्थान होते हैं, मंदिर है जहाँ लोग पूजा करते हैं, वहाँ के पंडित वगैरह का क्या हाल है वो देखिए। और आज देखिए उतने अधिक धर्मात्माओं को। तो हमारे जीवन को में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, जो हमें बढ़ने नहीं दे रही हैं, आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, प्रेमचंद उसके कच्चा चिट्ठा हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। वो ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमचंद, यहाँ जो विषय है कि प्रेमचंद का साहित्य और भारतीय समाज। अब देखिए भारतीय समाज क्या है? आप तो कहेंगे कि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, 28 राज्य हैं, 7 या 8 यूनियन टेरिटोरी हैं। तो एक असम जो है, असमिया समाज है, झारखंड है, झारखंडी समाज है, बिहार है, बिहारी समाज है, महाराष्ट्र है, मराठी समाज है। फिर इसके बीच है कई समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है। जात में चले जाइए तो ब्राह्मण समाज है, भूमिहार समाज है, कायस्थ समाज है, यादव समाज है, वगैरह वगैरह। प्रेमचंद एक मानव समाज की बात करते हैं। ये जो बांट दिया गया है सब, प्रेमचंद इसको नहीं देखते। इसलिए जैसे कि हमारे साथियों ने कहा कि प्रेमचंद अकेले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साधारण लोगों को गद्दी पर ला करके बैठा। राजनीति में तो ये काम बहुत बाद में चल करके हुआ है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, जो उपेक्षित है, जो तिरस्कृत है, जो किसान है, जो मजदूर है, प्रेमचंद उसे हीरो बना देते हैं। ये कम बड़ी बात है। इसलिए देश के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, प्रेमचंद का कद उन सभी पॉलिटिशियन से बहुत बड़ा है। ये वो जगह नहीं है जहां पर विस्तार में जाकर के
हम आपसे बात करें। लेकिन एक चीज का मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमेशा आप प्रेमचंद को अपना मानकर चलिए। अपना मानकर चलने का मतलब है प्रेमचंद की जो भी रचना आपको मिले उसे पढ़िए, मन लगाने के लिए नहीं। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, और तब आपको लगेगा आपके सामने कि एक सारा आकाश जो है वो खुल जाता है, एक रोशनी जो है वो दिखाई पड़ने लग जाती है। प्रेमचंद जिस समय लिख रहे थे उसी समय गांधी स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब अगर मैं ये बात आपको कहूं तो आपको ही नहीं बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरेगी कि प्रेमचंद का कद मेरी दृष्टि में गांधी के कद से बड़ा है। देखिए, दिक्कत ये होती है कि हम लोगों ने अपने जीवन में राजनीति को महत्व देना ज्यादा दिया है, राजनीति को जितना महत्व नहीं देना चाहिए। क्योंकि राजनीति ने हमको क्या दिया है 75 वर्ष में? नमक का भाव देखिए, सब्जी का भाव देखिए, महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, पूरा समाज कैसा हो गया है वो देखिए। कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, सभी एक दूसरे को लंगी मार रहे हैं। क्या दुनिया हो गई, क्या समाज हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1934 में जब भूकंप आया था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि ये ईश्वर का विधान है। प्रेमचंद ने उसका खंडन किया था, कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं। प्रेमचंद का धर्म में विश्वास नहीं था, क्योंकि जैसे ही हम धार्मिक होते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, मस्तिष्क के दरवाजे जो है वो बंद हो जाते हैं। और भारतीय समाज 1936 से लेकर के आज तक, पहले तो यह धार्मिक समाज था, अब यह धर्मांध समाज है। धर्म में यह अंधा हो चुका है पूरी तरह से। प्रेमचंद एक रोशनी की तरह, प्रेमचंद एक उम्मीद है, हम ऐसा कह सकते हैं। प्रेमचंद एक स्वप्न है, प्रेमचंद भविष्य भी। देखिए, लड़ाई जो है वो बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई कलम से भी लड़ी जाती है। और कलम में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत बंदूकों में नहीं होती। वो हजारों लाखों करोड़ों का दिमाग जो है सो बदल देते हैं। इसलिए दुनिया के जो बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं वे कलम की लड़ाई लड़ने वाले के बारे में उन्होंने कहा है कि इसके दिमाग को जरा देखो, इसके दिमाग, क्योंकि एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए साहित्य में जो ताकत होती है, आप ताकत कहां से महसूस करेंगे? ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, उससे ताकत। लेकिन जो दिमागी ताकत होती है वो दिमागी ताकत हम कहां से महसूस करेंगे? कोई नेताजी तो देने वाले नहीं। ये कवि देगा, ये लेखक देगा, ये कलाकार देगा, ये प्रेमचंद देगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा विषय ही नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है, हमारी और आपकी कोई ऐसी समस्या ही नहीं है, जीवन का कोई ऐसा पक्ष ही नहीं है जिस पर कि प्रेमचंद ने विचार नहीं किया। अब देखिए, 1901-2 से लेकर के 1936 तक ये आदमी लगातार लिखता चला। उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं था। मुंबई में उन्हें बुलाया गया था सिनेमा में स्क्रिप्ट लिखने के लिए, वहां जाकर के मन नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, ये तो सभी इंटरटेनमेंट का काम किया करते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। प्रेमचंद हिंदुस्तान की जो अवाम है उसके कथाकार है, जो मेहनतकश है उसके कथाकार है, जो युवा है उसके कथाकार है। और जिस समय इनका अपना कोई भी नहीं है, कोई नहीं, ये ठीक है कि किसी से आप जुड़ जाइए, आपको आर्थिक लाभ हो जाए, हमको आर्थिक लाभ हो जाए, वो दूसरी चीज है। लेकिन वो जीवन का नक्शा बदल देने वाले कहानीकार है, देश का नक्शा बदल देने वाले कहानीकार है। आप देखिए कि प्रेमचंद का सब कुछ पढ़ जाइए, 14,000-15,000 शब्दों से ज्यादा पढ़ा है। प्रेमचंद को पढ़ना भी आसान नहीं है। प्रेमचंद को पढ़ना, प्रेमचंद के समय को पढ़ना है, और प्रेमचंद को पढ़ना अपने समय को भी पढ़ना है। आप ये कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि अपने समय को पढ़ना कैसे है? प्रेमचंद तो 1936 में दिवंगत हो गए। नहीं, भारतीय समाज जो विषय है वो क्या बदला है क्या?
100 वर्ष पहले जैसा भारतीय समाज था आज वो बदल गया है पूरी तरह से, कहीं नहीं बदला है। वो आज और पहले की तुलना में विकृत हो गया है। आप प्रेमचंद का को पूरा पढ़ जाइए, आपको मुश्किल से 8-10 अंग्रेज पात्र वहां मिलेंगे, मुश्किल से, ज्यादा नहीं मिलेंगे अंग्रेज पात्र। गोदान उपन्यास से आप परिचित हैं, वहां तो एक भी अंग्रेज पात्र आपको नहीं मिलेगा। क्यों? जबकि उस समय इस देश में देश पर अंग्रेजों का शासन था। तो प्रेमचंद ने अंग्रेजों को अपना कैरेक्टर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अंग्रेज तो बहुत दूर से आए थे यहाँ शासन करने के लिए, राज करने के लिए। और यहाँ किसकी बदौलत उन्होंने राज किया? भारतीयों की बदौलत, यहीं के बदौलत। यहाँ के लोगों को जमींदार बना दिया, सब यहीं के लोग। सेना में गए, उनकी मिलिट्री में गए, सिपाही में गए, यहीं की बदौलत बनाया। तो प्रेमचंद यहाँ भारत को पकड़ते, यहाँ के जमींदारों को। आज तो इस देश में कोई विदेशी शक्ति नहीं है, विदेशी ताकत नहीं, कहीं कोई नहीं। अपनी सरकार है, कल यो सरकार रहती है, आज ये सरकार है, परसों वो सरकार चली जाएगी। तब भी हमें इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, इतनी घुसखोरी क्यों है, रिश्वतखोरी क्यों है, जेन्युइन ढंग का काम क्यों नहीं होता है? साहब, आप पानी पैदा नहीं कर सकते हो, पानी तो पृथ्वी के भीतर है। और आप 70-75 वर्ष तक राज करते रहे और हमें साफ पीने का पानी भी आपने नहीं दिया, आपने हवा में जहर घोल दिया। कैसा शासन है? किसने बनाया? अंग्रेजों ने? अंग्रेज तो नहीं, वो तो 1947 में ही उनकी विदाई हो गई थी। तो प्रेमचंद यहीं के लोगों को पकड़ते हैं, यहीं के लोग जो यहीं के लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो भारतवर्ष का शोषक वर्ग है, चाहे वो जमींदार हो, अफसर हो, कोई हो, बैंक का मैनेजर हो, मुख्तार हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई। आपने इतना तक नहीं किया कि हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी अगर आ जाए तो हमारा मुफ्त इलाज हो जाए। रांची में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको दिखाने के लिए जाते हैं तो 2000 की फीस लेते। क्या देश, ये कैसी आजादी? प्रेमचंद के बहुत सारे लेख आजादी को लेकर के। अब गांधी जैसी आजादी चाहते थे, प्रेमचंद वैसी आजादी नहीं चाहते। गांधी का भी मौन भंग हुआ। 1947 में आजादी के दिन कहाँ थे? आखिरी तरफ थे, वो कलकत्ता में चुपचाप पड़े हुए। कोई ब्रिटिश पत्रकार गया इंटरव्यू लेने के लिए तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं बोला इस देश में। एक तरह से मूर्छित अवस्था में थे। प्रेमचंद के स्वराज्य की अपनी कल्पना थी। उनका साफ कहना था, उनकी पत्नी कहती है रुक्मिणी, हमें वैसे आजादी से कोई मतलब नहीं है जिस पर जॉन चला जाए और कुर्सी पर गोविंद बैठ जाए। माने अंग्रेज चले जाएं और भारतीय बैठ जाएं, वैसे आजादी से कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमचंद क्या कहते थे? प्रेमचंद क्या कहना था कि किसानों के लिए आजादी हो, मजदूरों के लिए आजादी हो, सबके लिए आजादी हो। लेकिन ये आजादी किसके लिए है? आज आप देख लीजिए, भारतवर्ष का जो पूरा कैपिटल है, भारतवर्ष का जो 1 वर्ष का बजट है 45-46 लाख करोड़, उससे ज्यादा राशि तो 8-10 अरबपतियों के पास है, उसके हाथ में देश। प्रेमचंद को पढ़ना एक तरह से लड़ाई के मैदान में जाना है। बिना लड़े कुछ नहीं होता है। मृत्यु तो ऐसे ही आएगी एक ने, डर कर मरो या लड़ कर मरो। गोदान में होरी क्यों मरता है? समझौता करता है, कहता है 2 या 3 बार आता है कि जब गर्दन किसी के पांव के नीचे दबी हुई हो तो उस पांव को सहलाना ही चाहिए। पांव को काटने की शक्ति नहीं। लेकिन उसकी पत्नी धनिया जो है वो तो जीवित है, वो जीवित है, संघर्ष कर प्रेरणा देते। समझौता किया, होरी ने मर गए।
3 बीघे खेत का मालिक था, जोतदार था, हल बैल थे। उपन्यास के आरंभ में और उपन्यास के अंत में मजदूर होकर के बढ़ता है। देखिए, प्रेमचंद को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। मैं तो डेली अगर नहीं भी पढ़ूं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन प्रेमचंद मेरे दिमाग में नहीं आए, क्योंकि वो हमें बताते हैं, समझाते हैं। एक उदाहरण देकर के कहानी से अपनी बात में खत्म करूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनकी एक कहानी पढ़ी होगी, पूस की रात। पूस की रात में एक हल्कू है और उसकी पत्नी मुन्नी, छोटी खेती बाड़ी है कुछ, जाड़े का महीना है, पूस की रात है, कंबल खरीदेगा इसलिए उसने 3 रुपए वगैरह इकट्ठे करके रख छोड़े। तभी एक सना आता है, सना कैरेक्टर, महाजन का आदमी होगा, पैसा लिया होगा कर्जा, उससे लेने के। पत्नी कहती है कि उसे जो 3 रुपए पड़ा हुआ है, आना पड़ा, अब आ गया है देने के लिए, कंबल खरीदने के लिए रखा हुआ पैसा है। पत्नी के मना करने पर वो उसको दे देती है। अब खेत की रखवाली के लिए जाता है और वहां उसका वर्णन देखिए पूस की रात का। उसके पास एक जबड़ा कुत्ता है, पत्ता उत्ता बटोर करके आग जलाता है, थोड़ी देर आग तापता है, फिर करता करता हवा का झोंका आता है, फिर ठंड लग रही है। उसी समय देखता है कि नीलगाय खेत चर रही है। हमेशा ध्यान दीजिए, खेत नीलगाय चर रही है। नीलगाय क्या है? पशु है। जबड़ा कुत्ता जो है वो दौड़ता है, भौंकता है, जाता है। नीलगाय खेत चर गई, किसी तरह से वो सो गया। सवेरा हुआ, पत्नी आई जगाने के लिए कि क्या रखवाली की, खेत तो चर गए। हल्कू कहता है कि रखवाली से पिंड तो छूटा। पत्नी कहती है मालगुजारी तो देनी पड़ेगी। तब देखिए, प्रेमचंद को पढ़ना, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, पॉलिटिक्स को पढ़ना है, सोशल साइंस को पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ना है। खेत में फसल नहीं हो और मालगुजारी देनी पड़े, ये तो कार्नवालिस के जमाने की बात है। कार्नवालिस जब आए थे और जब उन्होंने एक सिस्टम बदली थी, उसी से शुरू हुआ। मुगल पीरियड में ऐसा नहीं था, मौर्य पीरियड में भी ऐसा नहीं था। भारत के इतिहास में चले जाइए, जितनी उपज होती थी, कभी कभी उसका 12वां हिस्सा, कभी 8वां हिस्सा, कभी 6वां हिस्सा, कभी 4था हिस्सा शासक को दे देना पड़ता था। लेकिन अब खेत में कुछ भी नहीं है, मालगुजारी देनी है तो एक कार्नवालिस का कमाल। अब अगर आप कार्नवालिस के लैंड सिस्टम को नहीं जानते हैं और पूस की रात कहानी पर विचार करें तो अब देखिए, नीलगाय पशु है, जबड़ा क्या है? जबड़ा भी पशु ही है, मनुष्य तो नहीं। सहना मनुष्य है जो पैसा लेने आया है, और हल्कू क्या है? हल्कू भी मनुष्य है। तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार देखिए, और एक पशु का दूसरे पशु के साथ व्यवहार देखिए। नीलगाय खेत चर रही है, खेत चरना गलत है। जबड़ा कुत्ता विरोध करता है, दौड़ता है। ये है प्रेमचंद। आदमी आदमी का विरोध कर रहा है, मनुष्य नहीं है, मनुष्य में मनुष्यता नहीं है। लेकिन जबड़ा कुत्ता वो तो मनुष्य बढ़ करके है। जब इस तरह से देखने लगिएगा तो हमारा जो हृदय पक्ष है वो थोड़ा बड़ा होगा, समृद्ध होगा, हम संवेदनशील होंगे, विचारवान होंगे, विवेकशील होंगे। इसलिए प्रेमचंद को पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि कोर्स में है, ऑनर्स या एमए की परीक्षा देनी है या रिसर्च करना है या हमें क्लासेस लेनी है। इसलिए प्रेमचंद को पढ़ना उनके समय के साथ, मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि प्रेमचंद को पढ़ना 20वीं शताब्दी के भारत को पढ़ना है। किसी को लग सकता है कि हम एक स्वीपिंग रिमार्क्स दे रहे हैं, लेकिन इस पर मैं
जब भी चाहे जहां चाहे बात करने के लिए तैयार। 1936 में निधन हो जाता है, उसके बाद क्या है? प्रेमचंद ने संपादकीय लिखा था चुनाव चुथौवल। हमारे एक साथी चुनाव के बारे में भी बात कर रहे थे। चुनाव क्या है? चुथौवल, हार से चुनाव। लोकसभा में 543 सीट है, 504 करोड़पति बैठे हुए हैं। 504 अभी 18वीं लोकसभा में। आप उनके डाटा से देखिए, 250 के करीब अपराधी बैठे हुए हैं संसद में। वो हमारे लिए प्लान बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे। जो लिखते हैं ना, तो हम पर कोई केस दर्ज है तो लिखते हैं, लिखना पड़ता है। 250 के करीब ऐसे हैं सांसद लोकसभा के जिन पर अपराध के मुकदमे। 504 ऐसे हैं करोड़पति। ये हमारी संसद है जो योजनाएं बनाती हैं। और प्रेमचंद लिख रहे थे चुनाव चुथौवल। प्रेमचंद लिख रहे थे लोकतंत्र के बारे में। इसलिए पॉलिटिकल थॉट जो है प्रेमचंद का, वो एक अलग विचार का विषय है। ये डेमोक्रेसी